आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं तथा संज्ञा के भेद 3 होते हैं, यानी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तथा जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों और वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा तथा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हुई कि जिस शब्द से या फिर जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वह कल लाल किला देखने गया। वह राजस्थान में रहता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। आपने देखा, पहले वाक्य में लाल किला एक विशेष स्मारक का नाम है। दूसरे वाक्य में राजस्थान एक स्थान का नाम है तथा तीसरे वाक्य में सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लाल किला किसी विशेष स्थान का या फिर कहे विशेष स्मारक का बोध करा रहा है तथा राजस्थान एक विशेष स्थान का बोध करा रहा है और सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो यह हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब आप जान गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी जाति के सभी प्राणियों और वस्तुओं का बोध होता है, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध ना होकर के संपूर्ण जाति का बोध होता है, वह होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हुई कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के विषय में बोध ना होकर के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में ना बतलाकर संपूर्ण जाति का बोध कराता है, यानी जिस शब्द से हमें संपूर्ण जाति के विषय में पता चलता है, वह कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि खिलाड़ी खेल रहे हैं। गाय का दूध अच्छा होता है। फूल खिल रहे हैं। आपने देखा, पहले वाक्य में खिलाड़ी शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, बल्कि संपूर्ण खिलाड़ियों का बोध करा रहा है। दूसरे वाक्य में गाय शब्द किसी एक गाय का बोध नहीं करा रहा, बल्कि संपूर्ण गाय जाति का बोध करा रहा है, यानी सारी गायों का दूध अच्छा होता है। तीसरे वाक्य में
फूल खिल रहे हैं, अर्थात फूल शब्द किसी एक फूल का बोध नहीं करा रहा, यानी इस वाक्य में किसी एक फूल के बारे में नहीं बताया गया बल्कि सारे फूलों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से खिलाड़ी, गाय, फूल ये शब्द कहलाएंगे जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष यानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक प्राणी या किसी एक वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं बल्कि संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। खिलाड़ी का नाम लेते ही हम सारे खिलाड़ियों के बारे में सोचने लगते हैं, यानी जो फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो सारे व्यक्ति इस खिलाड़ी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी यह संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से अब मैंने अभी बताया था आपको कि गाय शब्द किसी एक गाय का बोध नहीं करा रहा है, यानी संपूर्ण गायों के बारे में बता रहा है, यानी सारी गायों का दूध अच्छा होता है। ऐसे ही तीसरे वाक्य में फूल शब्द सारे फूलों के बारे में हमें बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति यानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु आदि का बोध ना हो करके जो शब्द हमें संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा के विषय में। तथा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हुई कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इस पहाड़ की ऊंचाई अधिक है, चाय में मिठास अधिक है। आपने देखा पहले वाक्य में ऊंचाई शब्द पहाड़ की अवस्था का बोध करा रहा है, वहीं मिठास शब्द चाय के गुण के बारे में बतला रहा है। तो ये शब्द हुए भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण का, दोष का, दशा का अथवा भाव का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपनी इस वीडियो के अंतर्गत जाना कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद था जातिवाचक संज्ञा तथा तीसरा भेद था भाववाचक संज्ञा। तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत जिस शब्द से यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तथा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी जाति के सभी प्राणी, वस्तुओं का बोध होता है। तथा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।